नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। सीजीवाल के खास पेशकश टिकटवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टिकटवाल में विधानसभा चुनाव के दावेदारों को रूबरू आपसे करवाते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके दावेदारी के शक्तियों को जानते हैं और भी तमाम बातों को हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में एक ऐसा भी दावेदार है कि जिनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, चुनाव भी लड़े हैं और उनमें उनको सफलता भी मिली है, कांग्रेस में अच्छा पकड़ रखते हैं और अच्छी दखल रखते हैं। यद्यपि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा नहीं बताया कि वो किस विधानसभा चुनाव से टिकट की दावेदारी करना चाहते हैं। हाँ, यह बताना जरूरी है, उनका लोकप्रिय नाम गुरुजी है। संतोष कुमार कौशिक की बात कर रहा हूँ। कौशिक जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कांग्रेसी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेसी होने का अर्थ क्या है। कांग्रेस जो है इस देश की विचारधारा की पार्टी है और समझ लीजिए हमको देश को आज़ाद करने में जो कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस पार्टी का हम एक मेंबर है। इसमें मैं अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। थोड़ा सा मैं शुरुआत में ही प्रश्न अलग हट के करूँगा, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में विपक्ष लगातार अटैक करता है। वजह क्या है? जब आप कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पार्टी है, शहादत दिए हैं, प्रधानमंत्री भी आपके उसमें गए हैं, तो वजह क्या हो सकती है? फिर मूल प्रश्न में आएंगे। जी, बताइए क्या वजह हो सकती है कि लगातार कांग्रेस पर अटैक है, कि भ्रष्टाचार का ये आप आरोप लगता है? देखिए, विपक्ष का काम है कमी निकालना, और जब कोई भी विकास करता है तो निश्चित रूप से कीचड़ उसी के ऊपर उछलता है जो घर से बाहर निकलता है। तो निश्चित रूप से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। विपक्ष की ये भूमिका होती है और उसका निर्वहन कर रहे हैं। अक्सर कर कहा जाता है कि मैं इस विधानसभा के दावेदार हूँ, उस विधानसभा के दावेदारी करूँगा। ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात किया, आपने बिल्कुल नहीं बताया किस विधान से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बेलतरा भी आपका जो मैंने देखा व्यापक क्षेत्र है, तखतपुर भी व्यापक क्षेत्र है, बिल्हा भी व्यापक क्षेत्र है। आखिर चुनाव लड़ेंगे किसी एक विधानसभा से ना? जी, तो बताइए कहाँ है। मैं ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया हूँ और पार्टी के हाईकमान जहाँ से मुझे तय कर दे, मैं उसके अनुरूप उनके आदेश का पालन करूँगा। चाहे वो तखतपुर विधानसभा हो, बिल्हा विधानसभा हो, पार्टी के आदेशों का मैं पालन करूँगा। तो विधानसभा जब टिकट मिलता है तो सर्वे होता है, दावेदारी होती है, तो जहाँ भी टिकट देगा तो उसके पार्टी हाईकमान तो उस पर जीत की दावा भी होगा। तो संतोष कौशिक उर्फ गुरुजी जीत के कितनी प्रतिशत दावा करते हैं? मैं तो 101% दावा करता हूँ। अगर मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो मैं जब निर्दलीय से 50,000 वोट पा सकता हूँ, तो पार्टी सिंबल का तो एक फिक्स वोट होता है, तो निश्चित रूप से 101% मैं चुनाव जीत का दावा करता हूँ। कांग्रेस में आप लगातार सक्रिय हैं। सवाल ये उठता है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि आप कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपका सक्रियता कितनी है? मैं पूरी तरह लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ और जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है और किसी के सुख दुख होता है, उसमें निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करता हूँ। लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसफार्मर, पुलिस, थाना, इसमें निश्चित रूप से मैं लोगों को जितना हो सके मदद करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार से लगातार क्षेत्र मेरा सक्रियता बना हुआ है। तो सक्रियता का अर्थ ये हम लगाएं कि सुख दुख मरनी हरनी शासन की योजनाओं को पहुंचाने तक है, ऐसा हम अनुमान लगाएं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है। देखिए, मूलभूत जो सरकार आपकी है, ये ध्यान देंगे आप? जी, मूलभूत जो समस्या होता है, पानी, बिजली, सड़क, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और जिस हिसाब से भूपेश बघेल काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से
5 साल में जो विकास होना था थोड़ा अवरुद्ध तो हुआ, क्योंकि इसी बीच में कोरोना आया। जी 2 साल जो है सरकार को काम करने का अवसर नहीं मिला, जी और 2 से ढाई साल मात्र काम करने का अवसर मिला। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान के मामले में हो, जो है लगातार वैकेंसी निकल रहा है, बेरोजगारों को नौकरी मिल रहा है। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, निरंतर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम किया। फिर भी विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कुछ से कुछ कमी रह जाता है, निश्चित रूप से फिर एक अवसर मिलेगा तो उस कमी को निश्चित रूप से दूर करेंगे। यानी 2.5 साल 2 साल आप मानते हैं कोरोना काल के चलते ही कुछ कमियां रह गई हैं। जी। तो आपको ऐसा भी नहीं लगता कि समस्याएं उससे भी बड़ी है और पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने तो केवल शोषण किया, उन्होंने छल किया, किसानों के साथ छल किया। धान का बोनस मूल्य देने की बात किया तो केवल चुनावी वर्ष में, और 1 साल 2 साल केवल जो है बोनस दिया, बाकी समय छल करने का काम किया। अभी जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य देने का काम अगर किसी ने या तो कांग्रेस ने किया। अभी माननीय मोदी जी आए थे तो अपना उद्बोधन दिए कि भाई हम जो है 80% जो है पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा, प्रकाश डालना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि पूरे देश में समर्थन मूल्य अगर हम यूपी में चले जाएं और अन्य स्टेट में जाएं तो 1300-1400 रुपये समर्थन मूल्य है। तो 1300-1400 समर्थन मूल्य का ही तो 80% दे रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर धान का समर्थन मूल्य 2500, अब 2800 होने जा रहा है। तो ये कलेजा तो केवल कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के ही पास है जी। तो ये गुरुजी थोड़ा सा अलग हम विधानसभा वार चर्चा करेंगे ही। आप गुरुजी थे और मेरे ख्याल से लोग आपका नाम भूल गए हैं, संतोष कौशिक तो भूल ही गए हैं। जी जी। राजा और रंक जिसे कहते हो, जी। वे सब लोग गुरुजी कहो तो जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शिक्षा से एकाएक एक मास्टर जी। राजनीति में कैसे प्रवेश कर दिया? शिक्षा के क्षेत्र में मैं टीचर था मूलतः। 1994 से लेकर लगातार शिक्षकीय जीवन जी रहा था। फिर मुझे लगा कि समाज सेवा करना, यहाँ पर जो है अपन काम तो करते थे एजुकेशन के क्षेत्र में, लेकिन मेरे को लगा कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति, पॉलिटिकल एक स्टेज चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए, बड़ा सीढ़ी से बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जो है समाज का अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मुझे अवसर मिला, लोगों ने मेरे पास आया और उन्होंने मुझे विधानसभा ढकेल दिया, पेशकश किया और मैंने तैयार हो गया। और ढकेल दिया कि आप भी यानी मानसिक रूप से तैयार थे? कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छा, अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं हमारी रुचि रही होगी, निश्चित रूप से, है ना, इसीलिए वहाँ पर गए। आप समस्याएं बहुत गिराई, पूर्ववर्ती सरकार को भी निशाना साधा, अपनी सरकार को बड़ा बचाते हुए लेके चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्र में समस्याएं क्या है और निराकरण के आपके पास उपाय क्या है? क्षेत्र में समस्याएं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मूलभूत समस्याएं, लोगों का जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो राजस्व का मामला होता है, छोटे छोटे राजस्व मामला जो पेंडिंग पड़ा रहता है। बिजली का मामला हो गया, सड़क का मामला हो गया, और विकास में अगर तो स्कूल भवन ये सब होता है। तो निश्चित रूप से विकास, जैसे मैंने कहा कि विकास निरंतर चल रहा है। अब एकाएक हर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक आवश्यकता को पूरा करेंगे तो दूसरा आवश्यकता पैदा हो जाता है। तो निश्चित रूप से आवश्यकता कभी, यानी परफेक्ट कुछ भी नहीं रहता, परफेक्ट कुछ नहीं रहता, ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे मैंने कहा कि वो आवश्यकता तो बना ही रहेगा। आज मेरा एक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, कल दूसरा रिक्वायरमेंट खड़ा हो जाता है। तो ये विकास, मैं एक और बता दूंगा, जो एक बहुत बड़ा माननीय भूपेश बघेल या कांग्रेस सरकार ने जो एक निर्णय लिया औद्योगिक पार्क का, मैं चाइना का जो है वहाँ का उद्योग नीति पढ़ा था, वहाँ पर ये उद्योग नीति था, मुझे वो काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि हमारा देश से बाद में चीन जो है आज़ाद हुआ 48, हाँ, और हमारे से आगे निकल गया। तो मैंने उसको पढ़ा कि ऐसी क्या पॉलिसी था वहाँ का कि हमारे से आगे निकल के पूरे विश्व बाजार में आज चीन जो है छाया हुआ है। तो मैं उसका औद्योगिक नीति को देखा कि वहाँ का जो औद्योगिक नीति है उसमें जो है, जब कोई उद्योग स्थापित करता है तो सरकार रोड, नाली, बिजली, सड़क सब पहुँचा के देता है, और उसके बाद जब उसका उद्योग शुरू होता है तब उसका प्रीमियम भरना शुरू होता है। उसी तर्ज में माननीय भूपेश बघेल ने जी ने छत्तीसगढ़ सरकार ने जो औद्योगिक पार्क का जो स्थापना किया है, निश्चित रूप से ये हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव। यानी राजनीति में आने के बाद ये मेरे ख्याल से 15-20-25 साल की राजनीतिक करियर में 25-30 हो गया होगा आपका। जी।
तो राजनीतिक करियर में पहली बार एक ऐसी योजना आई कि जो आपको दिल को सुकून दे रहा है। जी अब ये बात होती है कि मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट दिया, जी जनता आपको अवसर दिया, जी दोनों बात हो जी। गई। सवाल ये उठता है कि जब शुरू करेंगे, आप ही जी। बोले हैं कि 15 साल से कुछ हुआ जी, नहीं है और 2 साल कोरोना काट लिया, जी, जी। तो समस्याओं के निराकरण में आपकी प्राथमिकता किस आधार पर रहेगी? मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूँगा कि गरीब जो लोग हैं उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। पीछे का पंक्ति का जो बैठा व्यक्ति है, ऊपर का बैठा है अमीर आदमी को तो तनाव नहीं है, मिडिल क्लास के आदमी पीस रहा है, लेकिन सबसे जो गरीब आदमी है जिसका किसी पर ध्यान नहीं जाता, मेरा तो ये उद्देश्य है कि उस गरीब आदमी के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन लोगों को योजनाओं के बारे में बहुत सारी योजनाओं का पता नहीं होता। उस योजनाओं को लगातार जो है कार्यक्रम करके, और मैंने तो पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो ये भी ऐलान किया था कि हर सप्ताह में एक दिन जो है तहसील मुख्यालय में परमानेंट बैठेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं होता है, आम जनता का कोई बहुत बड़ी समस्या यानी नहीं। आपको अगर विधायक बने, ये प्राथमिकता रहेगी कि सप्ताह में एक दिन जी तहसील कार्यालय में बैठे। जी। सवाल ये उठता है कि जब आप तहसील के पास भी और भी बहुत काम है गुरुजी, जी। तो कितना शेड्यूल होगा कि जनता वहां पर कैसी व्यवस्था रहेगी, इसके लिए भी कुछ विजन होगा आपके पास? नहीं, अलग से उसके लिए तहसील कार्यालय में नहीं, तहसील मुख्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। तहसील उस मुख्यालय में जहाँ पर लोगों का सबका लगातार आना जाना रहता है। और जैसे आप मंगलवार का दिन है, जैसे संकरी हमारा तहसील है, मंगलवार के दिन वहाँ पर बाजार वजार बैठता है, मंगलवार को सारे लोग लगभग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ लोगों को मेरे पास ना आना पड़े, मैं लोगों के पास चल के जाऊँ और समस्या का निराकरण करूँ, ताकि मैं, और जैसे शुक्रवार का है तहसील तखतपुर में जो है बाजार होता है, उस दिन सारे लोग लगभग वहाँ जाते हैं। तो उसी दिन तो लोगों को जो चल के मेरे पास ना आना पड़े, मैं लोगों के पास चल कर जाकर समस्या का निराकरण कराना चाहता हूँ। सरकार बहुत कुछ कर रही है, आपकी सरकार की योजनाएं बहुत कुछ आपने बताया कि पहुंच नहीं रहा है, तो उस योजनाओं को वर्तमान में, जी, विधायक बनने के बाद आप ये करेंगे, वर्तमान में उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक सवाल। दूसरा, प्रदेश सरकार की कौन सी योजना संतोष कौशिक गुरुजी को दिल को छूती है और जनता तक पहुंच रही है? मैं सबसे बड़ी सरकार की जो योजना है, जैसे मैं पहले क्या, औद्योगिक पार्क, जो सबसे ज़्यादा मेरे को रीपा कहते हैं। हाँ, रीपा जी, रीपा कहते हैं। वो सबसे मेरे दृष्टिकोण में सबसे बेहतरीन योजना है। और क्या परिवर्तन होगा इसका भविष्य में? निश्चित रूप से जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको जो है फ्री में जो है दुकान बना के दिया जा रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से उसको रोजगार का अवसर सृजन होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसके परिवार आत्मनिर्भर बनेगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विकास की गाथा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसको मेरे हिसाब से इसको तो बृहद स्तर पर, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ का आलू जो है अमेरिका जाता है, यहाँ से 10 रुपये किलो में आलू जाता है, और वही जब पैकेट में बन के आता है तो 400 रुपये किलो में खरीदते हैं। तो क्या उस चीज को हम यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते? क्या बात है। इस दिशा में माननीय जी का जो प्रयास है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बावजूद इसके विपक्ष लगातार अटैक कर रहा है कि ये सब फालतू है, गौठान योजना फालतू है, नरवा गुरवा के ऊपर आरोप लगते हैं। इस योजना पर आप कुछ कहेंगे? ये बेहतरीन योजना है छत्तीसगढ़ के लिए। नरवा गरवा घुरवा ये छत्तीसगढ़ का चिन्हारी है। इसको संरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, वो साधुवाद के पात्र है। आज जो है पानी जो है बहकर जो है नदी में पहुंच जाता था, उसको नरवा के माध्यम से रोकने का काम, छोटे छोटे एनीकट बना के उसको रोकने का काम किया है। इससे जल स्तर भी बढ़ रहा है। और गरवा वाला जो योजना है, आज जो है गाय देखोगे सड़क में जो घूम रहा था, गोठान बनाया, एक योजना चलाया, एक समिति बनाया, तो निश्चित रूप से पशु की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो और यही हमारा जो है पहचान है छत्तीसगढ़ का, जिसको मूर्त रूप देने का काम जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को प्रभावित किया। गुरु जी, एक अंतिम सवाल है जी, कि संतोष कौशिक ये बोलने को तैयार नहीं है कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हाँ, इतना इशारा समझ में आता है। एक अगर मैं आपसे पूछूं, क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप तय किए हो, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर लोग फोकस नहीं हो पा रहे हो, और संतोष कौशिक की इस पर नज़र है, विधायक बनने के बाद उसको कैसे दूर करें? मैं केवल उस बात को फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, जो नीचे तबका का व्यक्ति है,
निश्चित रूप से कहीं न कहीं लाभ से वंचित हो जाता है। उस नीचे तबके के व्यक्ति जो गरीबों का संख्या जो है 60 से 70% है, अरे वाह! 60 से 70% है, उस आबादी पे मैं फ़ोकस करूँगा और उनके जीवन स्तर उठाने के लिए मैं कार्य करूँगा। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जो विधायक निधि का पैसा होता है, उसको बिल्डिंग तो अन्य प्रोसेस से भी बनता है। मैं तो चाहता हूँ अपने विधायक निधि के पैसा उन गरीब बच्चे के बेरोज़गारों को दूँ, ताकि वो उससे बिज़नेस आरंभ कर सकें और अपने को आत्मनिर्भर बना सकें। पूरे विश्वास के साथ बताइए, सचमुच क्या जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल, जनता का रुझान मेरे पक्ष में है। जनता चाहती है कि एक बार गुरुजी को ज़रूर अवसर मिलना चाहिए और विधायक बनना चाहिए, तो निश्चित रूप से और मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जब शिक्षा क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तमाम उदाहरण हैं, भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम से लेकर इस बीच में तमाम करोड़ों लोगों के नाम के साथ एक नाम जुड़ता है, गांव से, बिल्कुल छोटे से गांव से, संतोष कौशिक गुरुजी, जो क्षेत्र में जिस नाम से जाने जाते हैं। विज़न बड़ा क्लियर है। उनका कहना है कि विधायक निधि का पैसा भी किसानों, युवाओं, गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जाए। इस दौरान, बातचीत के दौरान, संतोष कौशिक ने रीपा योजना का इस प्रदेश के लिए सबसे क्रांतिकारी कदम बताया है। बहरहाल वो बताने को तैयार नहीं है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। उत्तर बिल्कुल सटीक है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हाईकमान जहां से भी टिकट देगी, ना केवल लड़ूंगा बल्कि जनता जिताकर उन्हें भेजेगी भी, और जो क्लियर कट उनके पास विज़न है उसको लागू करके दिखाऊंगा भी। नमस्कार गुरुजी, आपका इसी के साथ धन्यवाद। आभार। थैंक यू।